गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा +2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट चैप्टर चला हुआ है और आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर। देखिए, प्रत्येक देश चाहे वहाँ पे किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था क्यों ना हो, वहाँ पे दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। एक राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरी स्थायी कार्यपालिका। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में। देखिए, जो राजनीतिक कार्यपालिका है ये किसी देश की शासन व्यवस्था के अनुसार स्थापित की जाती है और आप जानते हैं अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती है। तो इसी कारण अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की राजनीतिक कार्यपालिका पाई जाती है। अगर हम भारत की बात करें, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो इस वजह से भारत में दो तरह की राजनीतिक कार्यपालिका पाई जाती है। एक है जो नामात्र कार्यपालिका, जिसकी भूमिका में राष्ट्रपति होता है। दूसरी है आपकी वास्तविक कार्यपालिका, जिसकी भूमिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होता है। अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो जो वहाँ पे राष्ट्रपति है वो राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका में होता है। इसी तरह अगर हम दूसरी शासन व्यवस्थाओं की बात करें, राजतंत्र की बात करें या तानाशाही शासन व्यवस्था की बात करें, तो जो राजतंत्रीय शासन व्यवस्था है उसमें राजा राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका में होता है। तो जो तानाशाही शासन व्यवस्था है उसमें जो तानाशाह है वो राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका में है। तो कहने का भाव ये हो गया, जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसकी नियुक्ति किसी विशेष शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता के आधार पर नहीं की जाती, बल्कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है इसकी नियुक्ति का आधार राजनीतिक होता है। जो राजनीतिक कार्यपालिका है इसको अस्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है। इसको अस्थायी कार्यपालिका क्यों कहा जाता है, इसको समझिए। देखिए, जो राजनीतिक कार्यपालिका है ये अपने पद पर केवल तब तक रह सकती है जब तक इनको विधायिका के अंदर बहुमत प्राप्त है। जिस दिन विधायिका में इनका बहुमत चला गया उसी दिन इनको अपने पद का त्याग करना पड़ता है। और जो राजनीतिक कार्यपालिका है इसका मुख्य कार्य है नीतियां बनाना, जिनको स्थायी कार्यपालिका के द्वारा लागू किया जाता है। तो अभी हम बात करेंगे स्थायी कार्यपालिका के बारे में। देखिए, जो स्थायी कार्यपालिका है इसमें सारे के सारे प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी आते हैं, जिसको हम लोक सेवक कहते हैं, इंग्लिश में जिसको ब्यूरोक्रेट्स बोला जाता है। और जो स्थायी कार्यपालिका है, स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति एक विशेष शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के आधार पे परीक्षा के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से एक विशेष प्रक्रिया का पालन करते हुए की जाती है और ये एक निश्चित अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं और इनसे राजनीति से दूर रहने की अपेक्षा की जाती है। आपको पता है कोई भी जो प्रशासनिक अधिकारी है वो एक निश्चित आयु के बाद रिटायर होता है और रिटायर होने के बाद इनको पेंशन भी दी जाती है। तो अभी हम बात करेंगे राजनीतिक कार्यपालिका में और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है। देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है इसने कहा है कि जो लोक सेवक है वो विशेषज्ञ होते हैं, मंत्री नहीं। देखिए, लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और ये प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत इच्छा है वो किस व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेगा और किस मंत्री को कौन सा विभाग देगा। कहने का भाव ये हो गया, मंत्री बनने के लिए किसी विशेष प्रकार की शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो मंत्री है उसकी नियुक्ति का आधार राजनीतिक होता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई रक्षा मंत्री किसी पत्रकार को भी बना दिया जाता है। कई बार जो वित्त मंत्री ऐसे व्यक्ति को भी बना दिया जाता है जिसको हिसाब किताब का भी ज्ञान ना हो। तो मतलब ये हुआ कि जो मंत्री है वो अपने विभाग के, अपने विषय के विशेषज्ञ नहीं होते। लेकिन जो एक स्थायी कार्यपालिका है, जो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी है, उनको एक विशेष शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के आधार पे परीक्षा के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्त किया जाता है
और वो अपने काम के अंदर अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। और कई बार आप देखते हो एक मंत्री को एक साथ कई सारे विभाग भी दे दिए जाते हैं। चलो हम ये तो कह सकते हैं कि एक मंत्री के पास अगर एक विभाग है तो वो अनुभव से उस काम का जानकार बन सकता है, उस काम के अंदर वो विशेषज्ञ बन सकता है। लेकिन कई बार आप देखते हो एक मंत्री के पास कई सारे विभाग भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, हरियाणा सरकार के अंदर एट प्रेजेंट जो डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला, एट प्रेजेंट उनके पास 11 डिपार्टमेंट है। अब आप ही बताइए, क्या कोई व्यक्ति एक साथ 11 विभागों का विशेषज्ञ हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए कहने का भाव ये हो गया कि जो मंत्री है उनकी नियुक्ति राजनीतिक आधार पे होती है और उनको अपने काम का, अपने विषय का विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पे, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के आधार पे की जाती है और वो अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो मंत्री है वो राजनीतिज्ञ होते हैं लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है वो तटस्थ होते हैं। देखिए, जो मंत्री है वो किसी ना किसी राजनीतिक दल का सदस्य होता है, तो इस नाते वो क्या हो गया, एक राजनीतिज्ञ हो गया। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है वो राजनीति से दूर होते हैं, राजनीति से तटस्थ होते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जो सरकारें हैं वो आती रहती है, जाती रहती है, मंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन जो एक प्रशासनिक अधिकारी है वो स्थायी रूप से अपनी सेवा में बना रहता है। सरकार बदलने का भी उसके काम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मंत्रियों का कार्यकाल अनिश्चित होता है जबकि प्रशासनिक अधिकारियों का कार्यकाल निश्चित होता है। अब देखिए क्या है, जो मंत्री का पद है वो राजनीतिक आधार पे प्राप्त होता है और आमतौर पे जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसका चुनाव 5 साल के लिए किया जाता है। लेकिन ये अपने पद पर केवल तब तक रह सकते हैं जब तक इनको लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त हो। जिस दिन लोकसभा में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो उसी दिन इनको क्या करना पड़ता है, अपने पद का त्याग करना पड़ता है। कई बार आप देखते हो जो सरकारें हैं वो अपना 5 साल पूरा करने से पहले ही टूट जाती है। अभी आपने पीछे देखा होगा कर्नाटका के अंदर क्या था, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ समय बाद ही उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और फिर वहां पे येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनती है। तो मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है अगर किसी सरकार को चुना गया है तो वो 5 साल ही पूरे करेगी, वो 5 साल से पहले भी टूट सकती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी सरकार है, कोई भी मंत्री है, वो तब तक अपने पद पर है जब तक उसको विधायिका के अंदर बहुमत प्राप्त हो। तो इस वजह से इसने क्या बोला है कि जो मंत्री है उसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसका कार्यकाल अनिश्चित है। लेकिन जो एक स्थायी कार्यपालिका है वो एक निश्चित अवधि तक, रिटायर होने तक अपने पद पर काम करती है। तो इस वजह से उसका कार्यकाल क्या है, निश्चित है। जो मंत्री है वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है वो स्थायी तौर पे अपने विभाग के अंदर बने रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मंत्रियां नीतियां बनाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी उनको लागू करते हैं। देखिए, जो नीतियां बनाने का काम किसका है, मंत्रियों का है। जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी कार्यक्रम हैं, जितनी भी नीतियां, वो सारी की सारी किसके द्वारा बनाई जाती है, मंत्रियों के द्वारा बनाई जाती है। और उन नीतियों को धरातल पे लागू करना या उनका लाभ जनता तक पहुंचाना वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो मंत्री क्या कर रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, क्योंकि नीतियां किसके द्वारा बनाई जाती है, सरकार के द्वारा। और सरकार किसके द्वारा चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा ही चलाई जा रही है ना। तो इसलिए कह रहा है कि जो नीतियां बनाने का काम मंत्रियों का है, लेकिन उसको लागू करने का काम, उन योजनाओं को, उन नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम किसका है, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों का है। लास्ट पॉइंट है हमारा, मंत्री उत्तरदायी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी नहीं। देखिए क्या होता है बेटा, अगर हम वास्तविक तौर पे प्रशासनिक काम देखें वो सारे के सारे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन वो इन कामों के लिए
जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो लोक सेवक है, जो प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारी है, वो मंत्रियों के अधीन काम करते हैं। वो मंत्रियों के द्वारा बनाई गई नीतियां, उनके द्वारा बनाए गए कार्यक्रम, उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं को लागू करते हैं। तो किसी भी योजना की जो सफलता है और असफलता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? मंत्रियों की होती है। और मंत्रियों को अपनी योजनाओं की सफलता असफलता को लेके या अपने कामों को लेके संसद को भी जवाब देना पड़ता है और जनता को भी जवाब देना पड़ता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी उत्तरदायी नहीं होते। और कई बार आप देखते हो कि अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी से भी कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए भी सरकार या मंत्री जिम्मेदार होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मंत्रियों के अधीन रह के ही काम करते हैं। उनको नियंत्रित करने का काम किसका है? प्रशासनिक अधिकारियों को मंत्रियों का है। तो इस वजह से जिम्मेदारी किसकी बनती है? मंत्रियों की बनती है, प्रशासनिक अधिकारियों की नहीं। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।